दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आप देखना शुरू कर दिए हैं ये स्टडी नॉलेज 08। आज का मेरा जो टॉपिक है वो सोशल साइंस के कक्षा 10 के सोशल साइंस के इतिहास से, जो कि चैप्टर दूसरा है, अध्याय दूसरा है। और इस अध्याय दूसरा का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस चैप्टर का पूरे हम क्विक रिवीजन यानी कि पूरा सारांश बताएंगे। इस चैप्टर में क्या हुआ था क्या नहीं, पूरे बारी बारी से 1915 से लेकर के पूरे आपका 1932 तक की पूरे जितने भी चैप्टर में हैं सभी चीज़ों के बारे में चर्चा होंगी और अच्छे से डिटेल में चर्चा होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या हुआ था। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में उदासीनवाद विरोधी आंदोलन के विशेष भूमिका थी। जो कि राष्ट्रवाद था आधुनिक राष्ट्रवाद के लिए, आधुनिक राष्ट्रवाद में उपनिवेशवाद के विरोधी आंदोलन के विषय में बड़ी अच्छी भूमिका रहती है, विशेष भूमिका रहती है इनके आंदोलनों में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण विश्व के अन्य देशों के समान भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति में भी अनेक परिवर्तन हुए। देश में प्रायः सभी वस्तुओं की कीमतें दोगुनी हो गईं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण केवल हमारे भारत में ही नहीं अपितु सभी देशों में, सभी जितने भी भारत के अदर कंट्रियाँ हैं, बाहर की कंट्रियाँ मतलब कि राज्य देश हैं, कंट्री हैं, उन सभी की स्थितियाँ खराब हुई। उसमें से भारत में क्या हुई, राजनीतिक हुई, सामाजिक, आर्थिक हुई। इसके बहुत तेज़ी से अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और देश में प्रायः सभी वस्तुओं की दाम जो थी धीरे धीरे करके, मतलब कि सभी वस्तुएं, कोई भी वस्तुएं उनका दाम जो है कि दोगुनी हो जाती है। यानी कोई मान लीजिए अगर आपका आलू हो उस टाइम का, या कोई भी सब्जी मतलब सामग्री हो, कोई भी सामग्री हो, और सभी जो क्या है दोगुनी वस्तु में हो जाती थी, दो गुना हो जाती थी, दो गुना हो गई। क्यों, कब हो गई थी, जब यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब। यानी कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 तक, ये इतने सालों तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो वही आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी सरकार ने युवकों को जबरन भर्ती शुरू कर दिया। जो ग्रामीण क्षेत्र थे यानी भारत के जो गांव के इलाके थे, उस इलाकों में ज़बरदस्ती जो है कि उसमें जबरन भर्ती शुरू कर दिया, जिससे वहाँ के चारों तरफ रोष व्याप्त हो गया। और उधर 1918 से 19 से 20 से 21 की अवधि को देश में अनेक भागों में फसलें जो थी धीरे धीरे क्या हो गई, खराब हो गई। जब फसलें खराब होती है, इस समय अधिकांश भागों में फ्लू महामारी फैला हुई थी। किस समय, यह 1920 और 1921 की बात कर रहा है। इसी टाइम जो था कि अधिकांश भागों में, भारत के अधिकांश भागों में, देश के जो कि अधिकांश भागों में जो है कि फ्लू की बीमारी, महामारी हो गई। तो कौन सी महामारी, फ्लू महामारी जो थी यह फैल चुकी थी। एक अनुमान के अनुसार दुर्भिक्ष और अकाल के कारण मरने वाले जो जितने संख्या थी मरने वालों में 120 थी। 120 से लेकर 130 लोग मारे गए इस फ्लू की बीमारी से। ठीक, अब उसके बाद आते हैं 1915 ईस्वी। यह 1915 ईस्वी, इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिलता है। इसमें आपका महात्मा गांधी का आगमन होता है। देखिए क्या होता है 1915 ईस्वी में, मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक नए प्रकार के जन आंदोलन का मार्ग अपनाकर वहाँ की नस्ल भेदी, वहाँ पर जो है कि अगला हो गया, वहाँ पर नस्ल भेदी जो है 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जब आप दक्षिण अफ्रीका से नस्ल भेदी सरकार को लोहा लिया और उसके नए प्रकार के विरोध करके मार्गदर्शन और तरीके को उन्होंने बाद में सत्याग्रह नाम दिया। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पे जब नस्ल भेदी आंदोलन चलाया, सरकार के खिलाफ लोहा लेते हैं,
वहाँ पे उनको बाद में उसको सत्याग्रह का नाम दे देते हैं, वो तो बात की बात है हो जाती है। यानी वहाँ से अच्छे से विरोध कर आंदोलन कर वहाँ से विजयी होकर वापस आते हैं भारत। जब आते हैं 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में भारत में आगमन होता है। भारत में आगमन किनका? महात्मा गांधी का। ठीक, महात्मा गांधी का। जब महात्मा गांधी का महात्मा गांधी का आगमन होता है, उसके बाद देखिए क्या होता है। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने देश के अनेक स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन का संचालन किया। अब देखिए, सबसे पहले 1915 ईस्वी में आते हैं और 16 यानी कि 1 साल तक वो भारत में भ्रमण करते हैं। उसके बाद सबसे पहला आंदोलन जो करते हैं 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में अपना पहला आंदोलन करते हैं। उन्होंने जब 1915 ईस्वी में पहला आंदोलन 1916-17 ईस्वी में पहला आंदोलन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में आते हैं और 16 तक यानी 1 साल भारत का भ्रमण करते हैं। भारत भ्रमण, ठीक, भारत में भ्रमण करते हैं। उसके बाद सबसे पहला अपना आंदोलन करते हैं। जो सबसे पहला आंदोलन होता है 1917 ईस्वी में, उन्होंने क्या कहा था, कहाँ की ये करते हैं? उन्होंने बिहार प्रांत के चंपारण क्षेत्र के दौरा किया। अंग्रेजों के दमनकारी बागान व्यवस्था को विरुद्ध किसानों को संघर्ष करते हुए प्रेरित किया। यानी कि सबसे पहले जो उन्होंने आंदोलन किया था चंपारण में, बिहार के चंपारण में, कब? 1917 ईस्वी को। यह पहला आंदोलन है। पेपर में पूछ सकता है आप लोग से कि भारत मतलब कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन कौन था और कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा कि बिहार में हुआ था और चंपारण में किसके लिए हुआ था? किसान के लिए हुआ था। किसान के उसके बाद में 1918 ईस्वी आती है। 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा नामक जिले में किसानों की सहायता की और सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसके उपरांत 1918 में ही यानी 1918 में ही जो है 1918 में भी 2 आंदोलन करते हैं। पहला एक आंदोलन होता है जो कि खेड़ा में होता है, गुजरात में होता है, गुजरात में खेड़ा स्थान पर। और 1918 में ही कहाँ होता है? अहमदाबाद में, जो कि मिल किसे? अहमदाबाद सूती कपड़ा कारखाना था, उसमें उन्होंने मजदूरों के संघर्ष और सत्याग्रह के लिए भी आंदोलन किए। उसके बाद 1919 ईस्वी में भी 18 के बाद 1919 में क्या किया? रॉयल एक्ट के नाम से भी एक कानून पारित किया जाता है। इस कानून के अंतर्गत बताया गया था कि मतलब कहा गया था, इस कानून के प्रावधान दिया गया था कि किसी को भी बिना मुकदमा के 2 साल के लिए कैद करने के लिए अधिकार दे दिया गया था। इसे भारतीय लोग थे उन्होंने काला कानून के नाम से संबोधित करते हैं। यानी 1919 ईस्वी में आपका ब्रिटिश सरकार ने रॉयल एक्ट लाया था। रॉलेट एक्ट 1918 सन याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ तो मैंने बता दिया। 1900 फिर उसके बाद देखिए 1919 में एक और हो जाती है जो कि काफ़ी भारी होती है, जो कि 1913 ईस्वी में 1919 के 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन अमृतसर में शांतिपूर्वक ढंग से सभा कर सत्याग्रह, जो कि यहाँ पे शांति ढंग से यानी शांतिपूर्वक ढंग से जो है अमृतसर के एक बगीचा था, यानी कि वैशाखी का दिन था, मेला लगाते रहते हैं, बाग रहता है जलियांवाला, इसलिए उसका नाम पड़ा जलियांवाला बाग रहता है। वैशाखी के दिन का समय था, सभी लोग एकत्रित होकर आपस में शांतिपूर्वक वैशाखी मनाते होते हैं। लेकिन उसके बाद जनरल डायरो किसी तरह पता चलती है, जिसे एक दरवाज़ा जो है कि एक रास्ता जो है कि बंद करवा देता है और दूसरी तरह से अंधाधुंध गोलियों की फायरिंग करना चालू कर देता है, आदेश दे देता है, जिससे हत्याकांड में सैकड़ों लोगों की वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये काफ़ी जो आंदोलन होता है 13 अप्रैल को
13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जिससे बहुत देश में बहुत आक्रोश फैल जाता है। महात्मा गांधी हो चाहे सर जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हो, इन्होंने सारे लोगों को बहुत प्रभावित करता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने सर की जो उपाधि थी उन्होंने वापस कर दिया, और महात्मा गांधी के जो अफ्रीका में आंदोलन करते हैं, वहाँ जब आते हैं तो अफ्रीका में आंदोलन करने के बाद वहाँ विजयी होते हैं, आंदोलन सफल होता है, तो अंग्रेज़ लोग ही इन्होंने क्या करते हैं, अंग्रेज़ ही सबसे पहले उनको कैतरे हिंद का उपाधि देते हैं। महात्मा गांधी उसको भी त्याग कर देते हैं। उसके बाद आती है 1920 ईस्वी। ये सब जिस चीज़ें कि मैं अगले वीडियो में बना दूंगा, अच्छे चैप्टर के बाई चैप्टर, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए वीडियो ऑलरेडी मैं बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर ज़्यादा दूर है नहीं आप लोग का। अब 1920 ईस्वी में देख लीजिए क्या हुआ था। 1920 ईस्वी में इसमें जो कि 1920 ईस्वी में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम स्वीकृति पर मोहर लगा दी। कांग्रेस जो थी नागपुर अधिवेशन होता है, यानी क्या रखिएगा 1920 ईस्वी में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन एक समझौता होता है अधिवेशन में। 1922 ईस्वी याद रखिएगा गोरखपुर का चौरी चौरा नामक स्थान, ये भी बहुत बड़ा आंदोलन होता है, चौरी चौरा कांड। इसने जो आंदोलनकारी थे पुलिसों के हिंसक कार्यवाही करना शुरू कर दिए। इससे आंदोलन के हिंसा हो गई और हिंसक हो गए उठे, और उन्होंने पुलिस के टकराव हुआ। इसके बाद भीड़ ने वहाँ के पुलिस थाने में आग लगा देती हैं। यानी कि जो 1922 ईस्वी था, 1922 ईस्वी आपका 1922 ईस्वी के गोरखपुर, यानी उत्तर प्रदेश के जो है कि गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थान है। उसी स्थान पे चौरी चौरा नामक एक स्थान है, जिसमें जो कि पुलिसों के बीच और आंदोलनकारियों के बीच में एक झड़प हो जाती है, हिंसक हो जाता है, और धीरे धीरे हिंसक इतना बड़ा टकराव में बदल जाता है, यानी बातें में इतना बड़ा बात हो जाता है वहाँ पे कि वहाँ के जितने भी भीड़ थे पुलिस थाने में जाकर आग लगा देते। पहले तो अनेक सिपाही जो कि उसमें मर जाते हैं, यानी कि जो पुलिस थी वहाँ पर पुलिस ने टकराव हुआ, उसके बाद उग्र भीड़ ने वहाँ के पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे कि अंग्रेजी सिपाही की मृत्यु हो गई। जब यह खबर महात्मा गांधी को पता चलती है कि ऐसे इस प्रकार से हुआ है, यह 1922 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। 1922 ईस्वी में जब पता चलती है तो उन्होंने जो कि असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन उसको क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। अब उसके बाद में यह कई टाइम तक जो है कि बंद रहता है, यानी 22 से लेकर देखिए उसके बाद आंदोलन फिर चालू करते हैं असहयोग आंदोलन, यानी 1928 ईस्वी तक, लगभग 6 साल तक, 5 और 6 साल तक लगभग, तब तक इन्हें कोई आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा नहीं किया जाता है। उसके बाद 1928 ईस्वी आता है, जिसमें आपको देखेंगे साइमन कमीशन जो है कि देखने को मिलते हैं, और इनका थोड़ा सा भारत आते हैं। आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए नारे और प्रदर्शन के इसका विरोध किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध होने के आंदोलन के कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। यानी कि देखिए जब 1928 ईस्वी होता है, इसमें जिस आंदोलन में कांग्रेस करती है, जिसमें साइमन को वापस करने के लिए अनेक प्रकार के नारे लगाए जाते हैं, गो साइमन गो, वापस जाओ साइमन वापस जाओ। ये आंदोलन काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसमें आपके मुस्लिम लीग हैं, देखिए अब धीरे धीरे जो भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो एक हो रही थी, धीरे धीरे जो है कि एकता आने लगी थी। उसके बाद में 1928 ईस्वी में गुजरात के बारदोनी तालुका में अंग्रेजों द्वारा भूमि राजस्व बढ़ाने के विरुद्ध एक आंदोलन किया गया था। यानी किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। 1928 ईस्वी की बात यह है, ठीक। 1928 ईस्वी में जब है कि गुजरात में बारदोनी नाम का एक तालुका है, यानी एक स्थान है, उसने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कि भूमि स्वराज की, यानी कि भूमि के संबंधित एक आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को ही हम बारदोनी सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया।
किया गया और उनका प्रयास अंततः यह आंदोलन सफल हुआ। उनका देखिए यह जो आंदोलन किया गया था जो है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जी कराया गया था। गुजरात के बारदोनी तालुका में, यानी बारदोनी तालुका के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भूमि राजस्व के खिलाफ 1928 ईस्वी में। ऐसे मेन पॉइंट याद कर रखिएगा। उसके बाद 1929 आता है। 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की। यानी 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है कि कांग्रेस ने जो है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की और औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। मांग करने के बाद में औपचारिक रूप से इसको क्या किया गया, स्वीकार भी कर लिया गया। यह अधिवेशन जो कि इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, यह डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह 1929 ईस्वी की बात है जब लाहौर अधिवेशन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो उसमें ही पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उसे औपचारिक रूप से स्वीकार भी कर लिया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। और इसके रूप में जो कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही इन दिनों पूर्ण स्वराज का संघर्ष हेतु शपथ भी ली जाएगी और पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष हेतु शपथ भी ली जाएगी। ऐसा किया गया था 1930 ईस्वी में। उसके बाद आता है 1929 में क्या था, 1930 ईस्वी में किया जाता है। महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविंग को एक पत्र लिखते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आज पूछ सकता है। 1930 ईस्वी का जो घटना है, महात्मा गांधी ने जो कि लॉर्ड इरविंग को एक पत्र लिखते हैं जिसमें 11 मांगों का उल्लेख रहता है। उनमें से एक था जो लिखा था 11 मार्च तक उनको मांगों को मान लेने के लिए कही गई थी। यहाँ देखिए 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविंग को एक पत्र लिखते हैं। उनमें 11 मांगों को 11 जो मांग थे उसमें उल्लेख करके पूरा लिखते हैं, लेकिन जो है कि 11 मार्च तक उन मांगों को नहीं मानता है। कौन? लॉर्ड इरविंग। जब नहीं मानते हैं तो उन्होंने कांग्रेस के द्वारा मिलकर, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के द्वारा मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। शुरू कर देते हैं। उसके बाद इरविंग झुकने को तैयार नहीं थे। इसके परिणाम से महात्मा गांधी ने अपने, देखिए भी याद रखिएगा, 78 जो सहयोगी थे, वॉलंटियर जो थे, उनके साथ सहयोगी जो थे, उन्होंने दांडी यात्रा शुरू कर दी। 78 सहयोगी के साथ दांडी यात्रा शुरू कर देते हैं। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। और यह दांडी यात्रा पता है किस लिए किया गया था, क्या किया गया था, आगे इसमें भी है डिटेल में। दांडी यात्रा जो है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर जो दूर था, गुजरात के दांडी नामक कस्बे में जाकर समाप्त होनी थी। यानी कि साबरमती आश्रम, याद रखिएगा, साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर गुजरात के दांडी एक स्थान है, वहाँ पर जो कि समाप्त होना था। अपनी इस यात्रा में गांधी जी और उनके टोली ने 24 दिन प्रत्येक दिन जो है कि 10 किलोमीटर चलते थे, दूरी तय करते थे। इससे पूरा यात्रा और अपना यात्रा पूरा करते थे केवल 10 दिन, यानी 24 दिन तक काम किए गए। 240 दिनों का जो था 24 दिन में पूरा किए, यानी रोज प्रतिदिन जो है कि 10 किलोमीटर दूर तय करते थे। कौन? महात्मा गांधी। दांडी यात्रा जब करते हैं तो अपने साथ कितने सहयोगियों को लेकर चले थे? 78। 1931, ये 1930 की ही बात है सब है, 1930 की ही बात थी। अब 1931 आती है। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। इसमें पूर्व कांग्रेस पहले ही गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर चुके थे। जो गोलमेज सम्मेलन था उसका बहिष्कार पहले ही कांग्रेस कर दिए थे, लेकिन 1931 आती है तो महात्मा गांधी दूसरे जो है कि गोलमेज सम्मेलन में जो है कि दूसरे बार में भाग लेते हैं और लंदन जाते हैं। लंदन में इन्होंने साथ हुई वार्तालाप के बीच में ही टूट गई और गांधी जी निराश होकर भारत लौट गए। जब हम लंदन में गए थे तो वहाँ पे वार्तालाप जो हो रही थी गोलमेज सम्मेलन का, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसी बात होती है, कुछ घटना ऐसे घटती है कि बीच में ही वार्तालाप जो बातचीत होती थी और टूट जाती है और महात्मा गांधी वापस निराश होकर भारत वापस लौट जाते हैं।
जब महात्मा गांधी 1931 में गोलमेज सम्मेलन से निराश होकर वापस लौटते हैं लंदन से, 1932 में उन्होंने फिर आंदोलन शुरू कर देते हैं। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उन्होंने क्या करना प्रारंभ कर देते हैं फिर से, और इसमें साल भर तक अच्छा चलता है। इसके बाद धीरे धीरे इसके उपरांत जो इसकी गति क्या होती है, धीरे धीरे धीमी पड़ जाती है, स्लो पड़ जाती है, कम हो जाता है। फिर 1934 ईस्वी में, डेट याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1934 ईस्वी में क्या होता है, यह आंदोलन समाप्त हो गया। जो यह आंदोलन रहता है 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का समाप्त कर दिया गया, समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में व्यापक रूप से असंतोष उत्पन्न हो गया। देखिए अब उसके बाद आता है द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार। अब इस वर्ल्ड वार के तरह जो है कि परिणाम स्वरूप भारत में व्यापक रूप से असंतोष फैल जाता है। 1942 में फिर महात्मा गांधी ने एक लास्ट आंदोलन करते हैं जो कि है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, यह आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा लास्ट आंदोलन किया गया 1942 ईस्वी में। इस आंदोलन में अंग्रेजों को पूरी तरह से भारत को छोड़कर जाने के लिए पूर्ण रूप से मुक्त करके उसे आज़ादी देने की मांग की गई थी। उसके बाद यह आंदोलन समाप्त होता है और इसके उपरांत ही जो है हमारा भारत देश आज़ाद हो जाता है। ठीक, बस इतना ही है। इसके रिवीजन करते रहेगा, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा ताकि सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे तो याद होता रहेगा। मैं नोटेड पॉइंट मेन टॉपिक से बताया हूँ। यानी इस पूरे चैप्टर का जो है राष्ट्रवाद में उधर जो है कि सेकेंड चैप्टर से का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का पूरा जो है कि मैंने आप लोग को बता दिया है। भारत में राष्ट्रवाद का पूरे चैप्टर में क्या क्या है, क्या नहीं है, किस प्रकार से है, पूरा मैं आप लोग को जो है कि 1915 से महात्मा गांधी आते हैं 1942 तक पूरा बैक टू बैक जितने भी इन्होंने किए आंदोलन सभी के बारे में आप लोग को बता दिया। बस आज के लिए इतना है, धन्यवाद।